हाय गाइस, मैं इतनी कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी आरजू लेकर आई हूँ। आरजू जो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, पर अपने वालिद के अचानक वफ़ात हो जाने पर उस पर काफ़ी मुश्किलें आन खड़ी होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आरजू अपने नाम की तरह ही अपने दिल में आरजू रखती थी कि वो एक एयर होस्टेस बने। वो अपने ख्वाबों को परवान देने में लगी हुई थी। वालिद साहब का उस पर पूरा सपोर्ट था। वालिद साहब बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए। फिर खबर आई कि उनका एक बड़े एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वालिद साहब का बड़ा बिजनेस था, बड़े बड़े लोगों से इनका वास्ता रहता था। सभी लोग ये खबर सुनकर आए थे। अम्मी को किसी बात का होश ही ना था। आरजू अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अपने बाप की बहुत लाडली थी। वो तो गम से बिल्कुल ही निढाल हो गई थी। रिश्तेदार सभी उनकी दिलजोई में लगे थे। गांव से अब्बू के चचेरे भाई नवाज अहमद अपनी फैमिली समेत आ गए थे। वो तो ऐसे आए कि फिर उन्होंने जाने का नाम ही ना लिया। अचानक एक दिन आरजू की अम्मी सूफिया बेगम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तब जाकर आरजू को होश आया कि अपने वालिद को तो वो खो चुकी है, कहीं माँ को भी ना खो दे। ये सोच वो अपनी अम्मी की तीमारदारी में लग गई थी। आखिर उसकी तीमारदारी काम आई और माँ की हालत में काफ़ी सुधार हो गया। इसी बीच चचा नवाज उसके वालिद इफ्तिखार की सारी कंपनियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। उनका एक बेटा और एक बेटी थे। दानिश आरजू के पीछे ही लगा रहता। बेटी सबा जो आरजू की ही अमूल थी, आरजू से काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। एक दिन उसी ने उससे बताया कि अब्बू और अम्मी बहुत जल्द ही तुम्हें दानिश भाई की दुल्हन बना देंगे और दानिश भाई की भी यही ख्वाहिश है। उसे दानिश का गुंडों वाला हुलिया याद आ गया और गांव में और ना पढ़ने की वजह से वो एक तरह से अनपढ़ भी था। चचा नवाज एक दिन उसकी अम्मी से दानिश और आरजू के रिश्ते की बात करते हैं तो वो साफ साफ इनकार कर देती हैं। कहती हैं, नवाज ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ मेरी बेटी आरजू इतनी तालीम याफ्ता और कहाँ तुम्हारा बेटा, ना तो पढ़ा लिखा है और हुलिये से तो देखो बहुत बड़ा गुंडा लगता है। इससे नवाज उनकी बीवी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। आरजू एक दिन अम्मी से इजाज़त ले जब अपने कॉलेज जाने लगती है तो नवाज और दानिश उसे कॉलेज जाने नहीं देते। नवाज चाचा कहते हैं, मैंने तो सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश की थी पर ना निकला। अब इसके लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुम्हारी शादी दानिश के साथ ही होगी, कहकर वो उसे कमरे में ढकेल दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आरजू दरवाज़ा पीटती रह जाती है पर उसकी अम्मी आती हैं तो वो नवाज कहता है कि ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब ये दानिश से शादी के लिए हाँ कर देगी। आज आरजू को अपने वालिद साहब की बहुत याद आ रही थी। वो रोते रोते बेड पर ही सो जाती है। रात के किसी पहर अम्मी ने उसे जगाया तो देखा अम्मी और सबा दोनों ही थी। सुबह के 4 बजे थे। अम्मी ने उससे कहा, तुम गोरखपुर चली जाओ, वहाँ पर मेरे मामूजाद भाई शहजाद रहते हैं और जाकर पूरी सूरत हाल उन्हें बताना। सबा ने उसे चाय पिलाई। अम्मी ने एक बड़ा बैग उसे दिया और कहा, इसमें तुम्हारे कुछ कपड़े रखे हैं और एक लेटर भी है और उसी पर मामू का एड्रेस लिखा है। आरजू रोने लगी थी, नहीं अम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तब सबा बोली, नहीं, बड़ी अम्मी के ख्याल में रखूँगी। तुम्हारे वापिस आने तक मैं इनकी सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। सबा कहती है, जल्दी करो आरजू, नहीं तो अब्बू और भाई जाग ना जाएं। दोनों से गले लग को खूब रोई। सबा उसे गेट तक छोड़ आई थी और जल्दी से आकर उसके कमरे में ताला लगाया। फिर अम्मी और सबा दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। आरजू टैक्सी पकड़कर सीधे रेलवे स्टेशन निकल पड़ी थी। वो लोग दिल्ली में रहते थे। टैक्सी से उतर वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक कार तेजी से आई तो आरजू चकराकर गाड़ी के आगे गिर पड़ी थी। तभी गाड़ी का ब्रेक लगा
और गाड़ी में से एक खूबसूरत सा नौजवान निकला। उसे बेहोश देखकर उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया और अपने घर की तरफ ले आया। सड़क पर गिरने की वजह से उस पर काफ़ी चोटें आई थी। उसने घर लाकर उसे बेड पर लिटाया। तभी उसका नौकर आ गया था। उसने पूछा, बेटा तबरेज़, ये कौन है? उस नौजवान का नाम तबरेज़ था। वो बोला, करीम बाबा, पता नहीं, बस ये मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी, और हाँ, इनका कुछ सामान बाहर पड़ा है, प्लीज़ ले आए। मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ, जब इन्हें होश आ जाए तो बता दीजिएगा। मैं इन्हें वहीं छोड़ आऊँगा जहाँ ये जा रही थी। आरज़ू को जब होश आता है तो वो अपने को एक अनजान जगह पर पाती है। फिर वो उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। तभी करीम बाबा आ जाते हैं। बोले, बेटा, तुम्हें होश आ गया है? वो उनसे पूछती है कि बाबा, मैं कहाँ पर हूँ? तो करीम बताता है, बेटा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हो। तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी तो तबरेज़ बेटा तुम्हें यहाँ ले आया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तबरेज़ बेटा को भी तुम्हारे होश में आने की खबर दे देता हूँ। आरज़ू को याद आता है कि रेलवे स्टेशन जाते समय वो किसी गाड़ी के आगे चकराकर गिर गई थी। उसने टाइम देखा, इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। करीम उसके लिए चाय बिस्किट ले आया था और बताया कि साहब अभी सो रहे हैं, उठ जाएं तो मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बताता हूँ। आरज़ू ने चाय बिस्किट खाए और फिर बेड पर लेट गई। फिर वो पिछली बातें सोचने लगी थी और सोचते सोचते सो गई थी। दिन के 11 बजे उसकी आंख खुली तो करीम बाबा उसे ड्राइंग रूम में ले आए थे। वहाँ उसे तबरेज़ मिला था। आरज़ू ने उसका शुक्रिया किया तो तबरेज़ ने उससे पूछा कि आपको जाना कहाँ है? मुझे गोरखपुर जाना है। आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। तबरेज़ ने कहा, मैं भी गोरखपुर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको छोड़ दूँगा। पर आरज़ू उसे मना कर देती है। कहती है, आप बस मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुँचा दें, मैं चली जाऊँगी। तबरेज़ उसे रेलवे स्टेशन छोड़ देता है। तभी रेलवे स्टेशन पर दानिश को देख वो दौड़कर तबरेज़ की गाड़ी में आकर फिर वापस बैठ जाती है और कहती है, प्लीज़ गाड़ी आगे बढ़ाएं। तबरेज़ को उससे इस तरह घबराए देख के उससे पूछा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसने कहा, प्लीज़ पहले आप यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ा दें, तब मैं आपको बताती हूँ। तबरेज़ गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाकर ले आया। उसने पूछा, अब आप बताइए। उसने कहा, आप प्लीज़ मुझे गोरखपुर पहुँचा दीजिए। तबरेज़ को आरज़ू घबराई घबराई बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात के 8 बज रहे थे जब वो गोरखपुर पहुँच गए थे। उसने आरज़ू की तरफ देखा तो वो सो रही थी। सोती हुई उसे बहुत मासूम लगी। उसने उसे जगाया और कहा, चलिए उठिए, गोरखपुर आ गया है। वो चौंक कर उठी थी, लेकिन उसने अभी बैग खोलकर देखा था। शहजाद मामू की अम्मी की दी हुई चिट्ठी खो गई थी जिस पर उनका एड्रेस लिखा हुआ था। शायद जब वो रेलवे स्टेशन पर गिरी थी, सब बैग गिरने की वजह से वो चिट्ठी गिर गई थी। अब उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो बुरी तरह फंस गई थी। तबरेज़ उसकी परेशानी उसके चेहरे से भाप गया था और बोला, क्या बात है? पहले आप अपना नाम मुझे बताएं और कहाँ जाना है ये बताएं। आरज़ू को इस वक्त गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? बस तबरेज़ को भी गुस्सा आ गया। अच्छा चलिए, उतरिए मेरी गाड़ी से। आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाए, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा। आरज़ू की जान सूख गई थी। आरज़ू इतना तो समझ गई थी कि तबरेज़ साहब हैं तो बहुत शरीफ। वो जल्दी से बोली, मेरा नाम आरज़ू है। और उसने बताया कि बैग गिरने की वजह से मेरे मामू का नंबर खो गया है और ना ही उनका फ़ोन नंबर है, ना ही एड्रेस। अब बताइए मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ पता भी नहीं है, सिर्फ मैं उनका नाम जानती हूँ।
फिर वो उसे लेकर एक बंगले की तरफ आ गया। वहाँ पर नौकर ने दरवाज़ा खोला था। वो उसे लेकर अंदर आ गया था। उसने आवाज़ लगाई, ज़रीन ज़रीन। तो उसी की उम्र की एक लड़की आई थी। अरे भाईजान, आप आ गए। ज़रीन उसे देखकर चौंक पड़ी थी। अरे भाईजान, ये कौन है? तभी एक मॉडर्न सी औरत अंदर से आती हुई नजर आई। तबरेज़ ने उन्हें सलाम किया तो तबरेज़ को देख उसने भी उन्हें सलाम कर लिया। उन्होंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तबरेज़ से कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और ज़रीन से बोली, जाओ तुम अंदर सीधी चली जाओ। और ज़रीन अंदर चली गई तो वो तबरेज़ से बोली, तुम यहाँ क्या लेने आए हो, क्यों आए हो? उनके चेहरे पर काफ़ी तलखी सी थी। तबरेज़ बिना जवाब दिए आरज़ू का हाथ पकड़ बाहर आ गया। उसने देखा तबरेज़ के चेहरे पर एक अजीब सा रंग था। फिर वो उसे लाकर गाड़ी में ले बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर वो लोग एक होटल आ गए थे। यहाँ पर उसने 2 कमरे बुक किए। आरज़ू ने सोचा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, मैं उससे कुछ ना पूछूंगी, सुबह पूछूंगी। सुबह उसने उससे हिम्मत कर कल के वाक़े के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मेरी सौतेली माँ थी और ज़रीन मेरी बहन है, पर ये उनकी बेटी है। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं सिर्फ ज़रीन से मिलने के लिए वहाँ जाता हूँ। फिर वो बताता है कि मुझे मेरे वालिद साहब के दोस्त एजाज साहब ने पढ़ाया लिखाया और मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। दूसरे दिन उसने अपने शहजाद मामू को ढूंढने की कोशिश की, पर नाम के अलावा तो वो कुछ भी ना जानती थी। तबरेज़ बताता है कि एजाज अंकल और रुबीना आंटी उम्रे पर गए हुए हैं, वरना मैं तुम्हें लेकर उनके घर जाता। तबरेज़ उससे पूछता है कि बताओ अब क्या किया जाए, तो उसने दिल्ली वापस चलने को कहती है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। दिल्ली पहुंच वो एक दिन सबा को फ़ोन करती है और कहती है कि अम्मी से कहो कि शहजाद मामू का एड्रेस और फ़ोन नंबर तुम लेकर मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। पर बदकिस्मती से दानिश सबा और उसकी बीच हुई बातचीत को सुन लेता है और खुद ही उस पते पर पहुंच जाता है। आरज़ू उसे देखकर घबरा जाती है। वो हंसकर कहता है, चिड़िया, इतने दिनों बाद मिली हो। आरज़ू से कहती है कि तुम्हें सबा ने बताया है? तो वो कहता है, वो तो तुम्हारी हमदर्द है और अपने भाई की नहीं। और गाड़ी में घसीट कर बेहोशी की दवा सुंघा देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने ही घर में ऊपर के पोर्शन में कैद थी। बस उसे नौकरानी खाना देकर चली जाती थी। उसे वहाँ तक सबा और अम्मी भी नज़र ना आई थी। एक दिन नवाज चाचा उससे कहते हैं कि तुम दानिश से शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो ज़बरदस्ती तुम्हारा निकाह आपकी जुमे के रोज़ कर दिया जाएगा। पर आरज़ू गुस्से से मुँह फेर लेती है। इधर आरज़ू बाजार का कहकर निकली थी और वापस ना आई थी। तबरेज़ उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पर आरज़ू को कुछ पता न चल रहा था। उसे ये एहसास हो गया था कि वो आरज़ू से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। पुलिस स्टेशन भी कंप्लेन करा देता है, पर उसके पास आरज़ू की फ़ोटोग्राफ तक ना थी और नाम के अलावा वो उसके बारे में कुछ जानता तक ना था। तभी एक दिन एजाज साहब और रुबीना आंटी आ जाते हैं। वो उम्रे से लौटे थे और सीधे उससे मिलने पहुंच गए थे। उसे परेशान देख वो घबराकर उससे परेशानी की वजह पूछते हैं, तो उसने नहीं में सर हिला दिया था। एजाज साहब बोले, अच्छा चलो हमारे साथ चलो, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। वहाँ पर तुम उनकी बेटी को देख लेना, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो बता देना। अब हमें तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। वो इनकार करना चाहता था, पर वो लोग ज़बरदस्ती उसे वहाँ ले जाते हैं। बहुत बड़ा बंगला था। नौकर उन लोगों को ड्राइंग रूम में ले आया था। सूफिया बेगम भाई शहजाद को देखकर बहुत खुश हो गई थी। नवाज भी वहाँ बैठ गया था। एजाज साहब भी आरज़ू के शहजाद मामू थे। एजाज साहब बोले, अरे सूफिया, आरज़ू बिटिया कहाँ है? वो नहीं दिख रही है।
और जिस वक्त इफ्तिखार का इंतकाल हुआ था उस समय मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और तुम्हारा कोई फ़ोन नंबर भी मेरे पास ना था कि बात हो जाती। फिर सूफिया बेगम ने तबरेज़ की तरफ देखकर पूछा, भाई ये कौन है? क्या ये तबरेज़ है? अरे ये इतना बड़ा हो गया। तबरेज़ जो आरजू का नाम सुनकर चौंक गया था और अब उसे पूरी कहानी समझ आ रही थी कि ये आरजू का ही घर है और घर पर आरजू तो नहीं दिख रही थी। सूफिया बेगम ने नवाज जो पास ही बैठा था उसके डर से यही बताया था कि आरजू कॉलेज गई है। तबरेज़ ने आरजू को गलत समझ लिया था और सोच रहा था कि देखो अपने घर आ गई और उसने यहाँ तक पहुँचने तक की खबर मुझे ना बताई। तभी उसने सामने देखा कि एक लड़की उसे इशारे से बुला रही थी, तो वो वॉशरूम का बहाना कर उसके पास पहुंचा तो वो ऊपर ले आई थी और उसने बताया कि मुझे आपके बारे में फ़ोन पर आरजू ने बताया था, आप ही तबरेज़ साहब हैं ना? फिर वो उसे स्टोर रूम के पास ले आई थी और खिड़की से आवाज़ लगाई, आरजू आरजू। सामने उसने मोबाइल की रोशनी में देखा कि एक लड़की बैठी है, उलझे उलझे से बाल, कपड़े मैले कुचैले थे और हाथों पर रस्सी बंधी थी। जब उसने अपना सर उठाया तो वो चौंक गया था। यह आरजू थी। सबा जल्दी से भाई के कमरे से चाबी ले आई थी। डरे से दरवाज़ा खोल तबरेज़ उसे वहाँ से निकाल कर जब ड्राइंग रूम की तरफ ले आया तो सभी आरजू को इस हालत में देखकर चौंक पड़े थे। सूफिया बेगम जल्दी से बेटी को लेकर सोफे पे बिठाया और जल्दी से उसे पानी पिलाया। दानिश इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। नवाज जल्दी से उठकर अंदर चला गया। सूफिया बेगम ने सारी बात शहजाद को बता दी। सूफिया ने बताया कि भाई आपका नंबर और एड्रेस लेकर ये आपको ढूंढने गोरखपुर गई थी, पर शायद उससे नंबर और सब खो गया था। दोबारा फिर ये इनके जाल में फंस गई और ये लोग अपनी मेरी बेटी की शादी ज़बरदस्ती दानिश के साथ करवाना चाहते हैं। तबरेज़ ने भी बताया कि आरजू मेरे साथ थी और मेरे साथ गोरखपुर गई थी, पर मुझे ना पता था कि आप ही उसके मामू हैं। अचानक एक दिन बाजार से ये गायब हो गई। तभी दानिश आ गया था। पासा पलटता देख जल्दी से गन निकाल लेता है और पकड़कर आरजू को अपने करीब कर लेता है। तभी तबरेज़ उसके सामने आ जाता है। दानिश उसे धमकी दे रहा था, तुम सामने से हट जाओ, मेरे और आरजू के बीच में मत आना। तभी पुलिस आ जाती है क्योंकि एजाज साहब ने पुलिस स्टेशन में इत्तला कर दी थी। बाप बेटे दोनों ही पकड़े जाते हैं। सच है, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और बुराई का खात्मा एक ना एक दिन ज़रूर होता है। एजाज साहब फिर तबरेज़ की तरफ देखकर कहते हैं, भाई तुमको हमारी बेटी आरजू पसंद है कि नहीं? तो तबरेज़ मुस्कुराकर आरजू की तरफ देखता है। आरजू सिर झुका लेती है और सोचती है कि अल्लाह कितना बड़ा है कि उसने मेरी मोहब्बत कैसे मुझे दे दी। वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है और एजाज साहब से कहती है, मामू मैं अभी एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। तब तबरेज़ उसके बगल में आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करूँगा, बस तुम मेरे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। फिर आरजू सर झुकाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।